एक लड़का रोज़ाना मेरे ढाबे पे आता और बचा हुआ सारा खाना उठा कर ले जाता। मुझे इस पर गुस्सा आया आता था कि बेकारी लोग भी तंग करने आ जाते हैं। एक दिन वो लड़का खाना समेट रहा था कि मैंने उसे डांट कर बेइज्जत कर दिया। वो नज़रें झुकाकर खामोशी से खाली हाथ वापस लौट गया और फिर कभी वापस ना आया। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे तलाश करने कच्ची आबादी की तरफ निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर मैंने देखा, मेरे कदम ज़मीन में गिर गए, क्योंकि मेरे सामने शहर की मसरूफ़ तरीन सड़कों के किनारे में मेरा ये ढाबा जैके पॉइंट के नाम से मशहूर था। दिन भर यहाँ मुसाफिर, ट्रक ड्राइवर और मकामी लोगों का आना जाना लगा रहता था। कढ़ाइयों में भूनते गोश्त की खुशबू और तंदूर से निकलती गर्म रोटियों की महक दूर दूर तक फैलती थी। मैं जो इस ढाबे का मालिक हूँ, काउंटर पर बैठकर सिर्फ नोटों की गिनती और गाहकों की फरमाइश में उलझा रहता था। मेरे लिए इंसान सिर्फ दो तरह के थे, एक वो जो जेब भर कर आते थे और मेरे कारोबार का फ़ायदा पहुंचाते थे, और दूसरे वो जो मुफ्तखोरी की तलाश में रहते थे। कुछ महीनों से मेरा सामना एक अजीब से लड़के से हो रहा था। वो रोज़ाना रात के आखिरी पैर जब रौनक कुछ कम होने लगती, एक कोने में नमूदार होता। इसका हुलिया किसी आम भिखारी जैसा न था, लेकिन इसके मैले कपड़े और धंसी हुई आंखें इसकी मुफलिसी की गवाही देती थीं। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस खामोशी से इस जगह खड़ा हो जाता जहां हम गाहकों का बचा हुआ खाना एक बड़े बर्तन में जमा कर देते थे, ताकि बाद में उसे ज़ाया किया जा सके, जो आवारा कुत्तों और बिल्लों का खुराक बनता था। मगर पिछले कुछ दिनों से वो लड़का बड़ी आजिज़ी से वो बचा हुआ खाना समेटता और कभी किसी प्लेट में आधी छोड़ी हुई बोटी, कभी तंदूरी रोटी के सख्त टुकड़े और कभी दाल का बचा हुआ पानी, वो सब कुछ बड़े जतन से अपने थैलों में भर लेता। शुरू में मुझे लगा कि शायद कोई आवारा लड़का है जो ये खाना किसी जानवर को डालता होगा या अपने पालतू जानवरों को खिलाता होगा, लेकिन अब इसका रोज़ का आना मुझे घिसकने लगा। मेरी नज़र में वो मेरे ढाबे के मेयार पर एक धब्बा था, क्योंकि गाहक उसे देखकर नाक बू और चिल्लाते थे। एक रात तपिश बहुत ज़्यादा थी और मेरा मिजाज भी बोझल था। ग्राहकों का रश कम हुआ तो मैंने देखा कि वो लड़का हमेशा की तरह झुक कर खाना इकट्ठा कर रहा है। इस बार मैंने इससे एक प्लेट से बचा हुआ सालन अपने थैले में डाला तो कुछ कतरे फर्श पर गिर गए। बस मेरा पारा हाई हो गया। मैंने काउंटर से चिपट कर निकला और इसके गिरबान पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया। तुम्हारा रोज़ का यही ड्रामा है, मैंने दहाड़ते हुए कहा। तुम लोगों ने कचरा कुंडी समझ लिया है कि तुम्हें कहीं और ठिकाना नहीं मिलता। अगर मैं इतने दिन से चुप हूँ तो इसका ये मतलब नहीं, जब तुम्हारा दिल करेगा तुम आ जाओगे। और सारा फर्श गंदा कर दिया। लोग को उंगली से तो पूरा हाथ पिघल लेते हैं। गुस्से में मैं इससे कह रहा था, वो लड़का हक्का बक्का रह गया। इसके बाद हाथ में वो पकड़ा प्लास्टिक का थैला लजरा था और इसने बड़ी मुश्किल से थूक निकाला और धूप आवाज़ में बोला, साहब ये तो ज़ाया हो रहा था। तो बस बस क्या कहें, मैंने इसकी बात काट दी। तुम जैसे तंदुरुस्त जवान अगर मेहनत करें तो फिर पत्थर तोड़कर भी कमा सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को मुफ्त की आदत पड़ गई है। ये बचा हुआ खाना खाकर तुम अपनी गैरत बेच रहे हो या दूसरों को तंग कर रहे हो। आज के बाद अगर तुम्हारा ये साया भी मेरे ढाबे पर पड़ा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से इसके हाथ से खाना भरा हुआ थैला छूट कर फर्श पर गिर गया और सारा खाना गंदगी में मिल गया। वो चंद लम्हे खामोशी से इस खड़े हुए खाने को देखता रहा, जैसे इसकी मताएं हयात लुट गई हों। इसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना कोई एहतजाज, बस एक ऐसी बेबसी थी जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। लेकिन इस वक्त मेरी अना मुझ पर हावी थी। इसने अपनी गर्दन झुकाई, खाली थैला उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। मैं अभी इस लड़के को जलील करके हटा ही था कि मेरे ढाबे के एक पुराने और बाइतबार गाहक बाबा रहमत, जो बरसों से वहीं एक कोने में बैठकर चाय पीते थे, अपनी कुर्सी से उठकर और अंधेरे में धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आए। और इनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और दुख था, जैसे उन्होंने अभी अभी किसी मासूम का कत्ल होते देखा हो। वो मेरे कंधे पे हाथ रख कर बोले, बेटा ये तुमने क्या किया? मैंने गुस्से में भरी सांस ली और कहा, बाबा आपने देखा नहीं ये बेकारी लोग कैसे सर चढ़ जाते हैं? रोज़ का तमाशा बना लिया था इसने। बाबा रहमत ने एक सर्द आह भरी और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, तुम जिसे तमाशा कह रहे हो वो शायद किसी की ज़िंदगी और मौत की जंग थी। क्या तुम्हें पता है कि इसके घर के हालात क्या हैं? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि एक खुददार और सादा दिखने वाला जवान लड़का क्यों लोगों का बचा हुआ खाना जीने पर मजबूर हुआ? बेटे आज के दौर में महंगाई ने सफ़ेद पोशों की कमर तोड़ दी है।
غریب کے پاس نہ کام ہے نہ اناج کا پتہ، اس کے گھر میں کئی دنوں سے فاقے چل رہے ہیں۔ اور میری خاموشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، تمہاری اور میری جیسی تلخ باتوں اور سنجیدگیوں کی وجہ سے ہی آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں یا خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وہ لڑکا کئی پیسہ اور بیکاری نہیں لگ رہا تھا، وہ تو بس وہ کھانا لے جا رہا تھا جسے تم نے ویسے بھی کوڑے میں دان میں پھینک دینا تھا۔ کیا پتہ اس کا نصیب تمہارے اس بچے ہوئے رزق سے جڑا ہو، کیا پتہ اس کے گھر میں کوئی بوڑھا باپ بیمار ہو، اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہی ہو کہ آج وہ کچھ لائے گا تو پیٹ بھرے گا۔ بابا رحمت کی باتیں میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ بیٹا یاد رکھو، رزق دینے والا اللہ ہے، ہم تو بس ایک وسیلہ ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں دینے والا ہے ہاتھ میں بنایا ہے تو اسے جھڑکنے کے لیے استعمال کبھی نہیں کرنا۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز یار آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے آگے سٹوری شروع کرتے ہیں۔ آج تم نے اسے بے عزت کر کے اس کا گھر کا اعلیٰ قتل فراہم کیا۔ ان کی باتوں نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ مجھے اپنی انا، اپنا غصہ اور اپنا وہ بلند بلا لہجہ آج زہر کی طرح کڑوا لگنے لگا۔ میں نے مڑ کر اس اندھیری گلی کی طرف دیکھا جہاں وہ لڑکا غائب ہوا تھا، مگر اب وہاں سوائے خاموشی کے کچھ نہ تھا۔ اگلے کئی دن میں ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ جب بھی ڈھابے پر رزق ضائع ہوتا مجھے بابا رحمت کے الفاظ یاد آتے، تمہاری سختیوں کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ مجھ سے اب رہا نہ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے ڈھونڈ کر نکالوں گا، کیونکہ میں دل کا برا بھئی نہیں تھا، غصے کا تیز تھا اور اپنے غصے کی وجہ سے ہی بعد میں شرمسار بھی ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ نظر نہیں آیا۔ ڈھابے پر صفائی تو بڑھ گئی تھی لیکن میرے دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ جب بھی رات کو کھانا پکتا اور اسے کچرے میں پھینکا جاتا مجھے اس لڑکے کے وہ لذتے ہوئے ہاتھ یاد آ جاتے۔ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن وہ واپس نہ آیا۔ ایک رات جب میں گھر جانے کے لیے بیگ نکال رہا تھا تو اچانک میرے برابر والے دکاندار نے مجھ سے پوچھا، یار وہ لڑکا جو تمہارے یہاں کھانا لے کر جاتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ سنتے ہی میرے ضمیر پر ایک کوڑا لگ گیا۔ میں نے اس سے پتہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ شہر کے آخری سروے پر موقع پر ایک کچی بستی میں رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے ایک انجانی گھبراہٹ کے عالم میں اس بستی کی طرف روانہ ہوا۔ وہ تنگ گلیاں جہاں بدبودار اور غربت کا راج تھا، وہاں اس لڑکے کو تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن آخرکار ایک جگہ میں رک گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکا زمین پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک خالی برتن پڑا تھا۔ پاس ہی ایک پرانی چارپائی پر کوئی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس سفید چادر کے نیچے سے نکلے ہوئے وہ نفیس اور پاؤں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ میں آ گیا۔ میں وہیں بستی کے اس کچے راستے پر سخت کھڑا رہ گیا جہاں نہ کوئی پکی دیوار تھی اور نہ کوئی ڈھنگ کی چھت۔ میرے سامنے چاروں طرف پھٹی پرانی بوریوں اور پلاسٹک کے توڑوں اور بانس کے ٹکڑوں سے بنی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ سائڈوں پر لکڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے لگائے تھے جن پر گندا کپڑا تان کر گردوں کا کام کر لیا گیا تھا۔ زمین کچی تھی اور وہاں سے اٹھتی وہ سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ وہ لڑکا اسی جھوپڑی کے پاس تپتی دھول پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک خالی پلاسٹک کا کٹورا پڑا تھا۔ پاس ہی ایک ٹوٹے ہوئے پائے والی پوسیدہ چارپائی پر کوئی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ جھوپڑی کی چھت پر بڑی پرانی ٹین کی چادریں دھوپ میں تپ رہی تھیں، مگر اندر موجود اس موجودگی کی تپش اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپائے بے آواز رو رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ بے نخاس تھا، پہلا پڑ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ شاید اسے لگا کہ میں یہاں بھی اسے ڈانٹنے آیا ہوں۔ صاحب آپ تو میں نہیں آیا آپ کے پاس، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی آواز میں ایسی شگستی تھی کہ مجھے لگا آسمان مجھ پر جیسے گر پڑا ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے
इस टूटी हुई चारपाई की तरफ देखा और एक ऐसी आह भरी जो सदियों करीब सिमटे हुए थी। ये मेरी छोटी बहन थी साहब। उसे भूख लगती थी तो मिट्टी खा लेती थी, जिससे इसका पेट फूल गया था। डॉक्टरों ने कहा था उसे अच्छा और नरम खाना खिलाओ। मैं दिन भर मजदूरी ढूंढता, कहीं काम न मिलता, तो आज रात को आपके ढाबे से वही बचा हुआ सालन और नरम रोटी लाता था ताकि उसे दो लुक़्मे खिला सकूं। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर ज़मीन की इस मिट्टी की गर्द देखने लगा जहां भूख ने डेरे डाल रखे थे। इस रात जब आपने खाना गिरा दिया, मैं खाली हाथ इस झोंपड़ी में आया। ये भूख से तड़प रही थी। मुझसे पूछा, भैया खाना लाए हो? मैंने उसे पानी पिलाकर सुला दिया, मगर वो ऐसी सोई कि फिर नहीं जागी, बेहोशी में चली गई। फिर गुजारिश तब है से कि बेहोशी प्लीज यार थी आप हमारे चैनल को और जरूर आज सब्सक्राइब हमेशा करें। के लिए शुक्रिया। इसकी कहानी सांस आगे रुक शुरू गई है। करते हैं। मेरे हाथ से खाने इंसान तो के बस उसे पैकेट छूटने छूटकर का इस हुनर जानता गंदी है। जमीन मैं पर इस गिर दिन गए। अपने ढाबे वही का रिस्क मालिक जिसका बनकर मैं वहां गरूर गया करता था, था, लेकिन आज इस कच्ची इस बस्ती झोंपड़ी की की मिट्टी ने खाक के मेरा बराबर अना भी नहीं हमेशा था। के लिए दफन कर दिया। मैंने इस तड़प दिन कर मैंने माफी जिंदगी मांगनी का चाहिए, वो लेकिन सबसे बड़ा उसने सबक सीख लिया बड़ी था खामोशी से इस जिसने नीली मेरी चादर रूह को की या पहनकर पलट दी। चेहरे पर बराबर मैंने कर इस दिया और वक्त बोला, इस लड़के रज़्क का तो हाथ अल्लाह थामा देता है और उसे साहब। अपने साथ इंसान ढाबे तो पर ले बस आया। आज वही लड़का मेरे ढाबे का सबसे मुतकब्बर हिस्सा है। मैंने न सिर्फ उसे बाइज़्ज़त रोज़गार दिया, बल्कि इसकी तालीम और मुकम्मल कफ़ालत का ज़िम्मा भी अपने सर ले लिया था, ताकि फिर कभी किसी मुफलिसी की वजह से कोई और घराना उजड़ने से बच सके। इस दिन मैंने ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सीख निकाला था जिसने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। दोस्तों आपने राय में अपनी ज़रूर देनी है कमेंट्स बॉक्स में कि कहानी आपको कैसी लगी। कहानी का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, प्लीज़ स्किप नहीं करना, आगे शुरू करते हैं। इस वाक़े के बाद अपने ढाबे पर एक को ना गरीबों के नाम से मंसूब कर दिया, जहां अब बचा हुआ खाना नहीं बल्कि ताज़ा और गर्म खाना ज़रूरतमंद के लिए हर वक्त दस्तयाब होता। लेकिन मेरी ये तलाफ़ी इस मासूम बच्ची को वापस नहीं ला सकती थी। अब आलम यह है कि मैं जब भी अपने सामने लजीज खाने देखता हूँ तो या लुकमा तोड़ता हूँ तो मेरी नज़रों के सामने इस छोटी सी बच्ची का वो चेहरा जर्द और कच्ची बस्ती की मिट्टी आ जाती है। वो भूख मिटाने के लिए खाया करती थी। खिदमत और वक़्त आज भी मेरे सीने में मौजूद बोझ बनकर ठहरी हुई है। मैंने लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, मगर अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े गुनाह का अलविदा हो सकता था।